मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा उपन्यास कर्म भूमि का भाग 5। अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वह बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थी। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर दैवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता रहता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयां रख देती। उसे इनकार न करते बनता। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती है तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर से उठने लगती है। वह कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहां उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जोहती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वह वही करता। इस मात्र स्नेह से उसे तृप्ति ही न होती थी। छुट्टियों के दिन वह प्रायः दिन भर रेणुका ही के यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वह सैर तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें उसे 10-20 रुपए जरूर दे देती। उसके सप्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5 ही 6 महीने में वह विलासिता का द्रोही, वह सरल जीवन का उपासक, अच्छा खासा रईस ज्यादा बन बैठा। रईस जादों के भावों और विचारों से भरा हुआ, उतना ही निद्वद्ध और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपए हमेशा पड़े रहते। खुद खाता, मित्रों को खिलाता और एक की जगह 2 खर्च करता। वह अध्ययनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया। वहां उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी। अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गई। दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उससे पढ़वा कर सुनती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनीति देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थी, उनसे उसे सहानुभूति हो गई। वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उनके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान न किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वहाँ जो 4-5 घर मल्लाहों के थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं। मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बघारें भरी होगी, लेकिन यहाँ तो किसी के घर में अनाज के मटके तक न थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बघारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गांवों में एक भी ऐसा किसान न मिला और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं। मैं चाहता हूँ उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े। अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नजर में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थी और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से, खुले मैदान में न आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की भी दवा न ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा लिया, बैल तक बिकवा लिए। ऐसे अन्यायी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है, मुझे तो इसमें भी संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चीथड़े तक न थे। उसकी वृद्धा माता कितना ठट ठट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी।
दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग को अंधेरा कर दिया था। सड़क के दाहिने बाएं नीचे ऊख, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर दो एक मजूर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए। सब के सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कन्फुसियां कर रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर दो गोरे सैनिक हाथ में बैत लिए अकड़े खड़े थे। छात्र मंडली को कौतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है, तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चित्कार सुनाई पड़ा। छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ, नहीं हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकलना था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूंसा मारा। सैनिक के मुंह पर घूंसा पड़ा, तिलमिला उठा, पर था घूसेबाजी में मंजा हुआ। घूसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक्स उस गोरे के सिर पर जमाई। वह चौंधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर वह इन दोनों युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। एक के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गोरा आ पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभलकर उस पर लपके ही थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर साहब को संभालने लगे। यह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे। सबके प्राण नहों में समाये हुए थे। मजूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनके खून में भी जोश आया। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। सब के सब अपनी लकड़ियां संभालकर गोरे पर दौड़े। गोरे ने रिवॉल्वर दागी, पर निशाना खाली गया। इसके पहले कि वह तीसरी गोली चलाए, उस पर डंडों की वर्षा होने लगी और एक ही क्षण में वह भी आहत होकर गिर पड़ा। खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांग में था। सभी छात्र तत्काल कर्म जानते थे। घाव का खून बंद किया और पट्टी बांधी। उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छिपाए, लंगड़ाती, कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावश किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था, उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा। उसकी तो जो चीज गई वह गई। वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे? सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है? सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा, फिर स्टिक संभालकर उन तीनों को पीटने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि उन्मत्ता हो गया है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम? इससे क्या फायदा? यह इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा न छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी जरूरत न हो। फिर मजूरों की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ ना हो सका? तुम में इतनी गैरत नहीं? अपनी बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते? समझते होंगे कौन हमारी बहू बेटी है। इस देश में जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं, सब तुम्हारी बहुएं हैं। जितनी माएं हैं, सब तुम्हारी माएं हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे। क्यों सबके सब जाकर मर नहीं गए? सहसा उसे ख्याल आ गया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने की अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ। वह चुप हो गया और कुछ लज्जित भी हुआ। समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगवाई गई। शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया और गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा, और उन 3 आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे? सलीम ने मस्तक सिकोड़कर कहा, हम उनको लाद कर ले जाने की जिम्मेदार नहीं है। मेरा तो जी चाहता है उन्हें खोदकर दफन कर दूं। आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ। तीनों गोरे भी गाड़ी पर लादे गए और गाड़ी चली। सब के सब मजूर अपराधियों की भांति सिर झुकाए कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला। इन लोगों ने गोरों को तो वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया है। जनता को चाहिए था कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले, किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी। वह मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इस टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई? यह गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के होते हैं, इनका इतना साहस कैसे हुआ?
इसलिए कि भारत पराधीन है। यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है। वह जो अनर्थ चाहे करे, कोई छू नहीं कर सकता। यह आतंक दूर करना होगा। इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा, जिसमें यौवन का उन्माद था, लड़कपन की उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहक। साथियों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा उपन्यास कर्म भूमि का भाग 5। अगला भाग अगले वीडियो में सुनिए। आपको ये उपन्यास कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ साथियों, ऐसी ही मजेदार कहानियां, उपन्यास, कविताएं सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।